हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर एटॉमिक्स इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने बात की थी कि कैसे हम जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जेड इफेक्टिव होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की। ठीक है, कि क्या होता है वो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और कैसे हमारा उसका यूज़ होता है। ठीक है ना, उसके यूज़ केस जो अभी आगे आएंगे आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव दोनों के। ठीक है ना, उनका क्या इफेक्ट होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वो आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो अपने आप रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम किसे बोलेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है ना, आप लिख भी सकते हो द प्रॉपर्टीज विच रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ये आपके दो टाइप की होती है। ठीक है, ये आपके दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपके एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एक होती है आपके मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, और सेकंड होगी आपके मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो आप एक एटम से डिफाइन कर सकते हो, जबकि मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो होती है जो आप एक एटम से डिफाइन नहीं कर सकते, उनके लिए आपको एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन होती है, these can be explained by सिंगल एटम। इनको हम सिंगल एटम से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आपकी आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब टर्म्स आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। ठीक है ना, इसके अलावा स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया आपका, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज जेड इफेक्टिव। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है जो हम एक एटम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम सिंगल एटम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके लिए हमें मॉलिक्यूल चाहिए, तभी हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, इसलिए उनके लिए हम मॉलिक्यूल को काम में लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए दीज cannot be explained by सिंगल एटम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आपका रेडियस, जो भी आपकी रेडियस होती है वो सिंगल एटम के लिए डिफाइन नहीं होती है। ठीक है ना, इसके अलावा आप देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपको मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन है आपकी रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है। ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए
अब हम पढ़ते हैं आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो आती है आपकी दैट इज एटॉमिक रेडियस। सिंपल पता चल रहा है एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एक एटम की रेडियस। सही है। फर्स्ट है आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर हम कहें सिंपल वर्ड्स में तो हम क्या कह सकते हैं, रेडियस ऑफ एन एटम। क्या कह सकते हैं हम, रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये होती है आपकी एटॉमिक रेडियस। बट तकलीफ ये है ना कि हमें पता ही नहीं है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ तक मिलेगा। ठीक है ना, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि हम न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की क्या बता सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम एक एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, मतलब उस एटम की बाउंड्री क्या है वो हम नहीं बता सकते। इन्फानाइट पे जाके आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो हम मतलब उस इन्फानाइट तक एटम को ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो होता क्या है आपका, अब सिंगल एटम के लिए तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते क्योंकि एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस मतलब एक सिंगल एटम की रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है, आइसोलेटेड एटम मतलब सिंगल एटम। ठीक है, बट तकलीफ क्या है कि सिंगल एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा आपको H2 के फॉर्म में मिलेगा, सिंगल हाइड्रोजन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ले लो नाइट्रोजन भी आपको N2 की फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हम एक सिंगल एटम के लिए एटॉमिक रेडियस को डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक मिल सकता है, मतलब इसकी बाउंड्री कहाँ है। रेडियस क्या होगी आपकी, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन मिला है उसके बीच की डिस्टेंस होगी। अब इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। इन्फानाइट पे होगी खत्म कि इन्फानाइट पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बट अपने को कहीं पे भी मिल सकता है। इसका मतलब जो एटम है उसकी बाउंड्री क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसकी रेडियस को डिफाइन नहीं कर सकते सिंगल एटम के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एक तो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। ठीक है ना, सिंगल एटम कभी नहीं मिलता है। जैसे आप बोलोगे कि आयरन Fe अगर आप बोलते हो, ठीक है ना, कि आयरन तो सिंगल एटम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आयरन हो मतलब आयरन का क्या होता है, एक बॉक्स हो, ठीक है ना, उसके अंदर क्या रहेंगे, आयरन के बहुत सारे एटम्स रहेंगे जो आपस में कनेक्ट रहेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है ना, तो एक सिंगल एटम को आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो इसके सिंगल एटम के लिए हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं इसी डेफिनेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस, अगर हमें एटॉमिक रेडियस की एक और डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल और आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम न्यूक्लियस। जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस ऑफ एन एटम भी बोलिए, और सही तरीके से देखा जाए तो द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, ये हुई रेडियस की बात। तो अब बात आती है कि हम अगर एटम की रेडियस को सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट या डिफाइन नहीं कर सकते तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम उसकी रेडियस को डिफाइन करेंगे बॉन्डेड स्टेट में, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन आपका इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Cl2। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस डिफाइन करेंगे आपके एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी लिखाया था अभी जस्ट, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसमें था आपका रेडियस। ठीक है, तो रेडियस जो है वो एक एटम, सिंगल एटम से डिफाइन नहीं कर सकते हम। किससे डिफाइन कर सकते हैं, हम एक मॉलिक्यूल से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे,
आपकी रेडियस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ नोट करके लिख भी सकते हो, ठीक है ना। सिंस atomic radius is not defined for an isolated atom, we define atomic radius for or in a atomic radius in a bonded molecule ठीक है। हम क्या डिफाइन करेंगे, एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल में डिफाइन करेंगे आपके एटॉमिक रेडियस को, ठीक है ना। और इस टाइप से जब आप बॉन्डेड मॉलिक्यूल में डिफाइन करोगे तो आपको 3 टाइप की रेडियस को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। वो भी हम देखते हैं। इन बॉन्डेड कंडीशन the radius of an atom can be defined in 3 types according to बॉन्ड टाइप, कि उनमें आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। उस बॉन्ड टाइप के अकॉर्डिंग हम जो आपकी रेडियस है उसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी एटॉमिक रेडियस, यहीं पे आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट वन आपकी होती है कोवेलेंट रेडियस। क्या आएगी, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस किन के लिए डिफाइन होगी, उन एलिमेंट्स के लिए या उन एटम्स के लिए डिफाइन होगी जहां पे आपके कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। वो होता है आपके नॉन मेटल्स के केस में, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल आप याद रख लीजिए, क्योंकि हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि कोवेलेंट जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके नॉन मेटल्स में, ठीक है। अभी आप ध्यान रख लीजिए कि नॉन मेटल्स में आपकी कौन सी रेडियस काम में आती है, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। सेकंड होती है आपके मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस है किन के बीच में डिफाइन होगी, मेटल्स के बीच में, बिल्कुल सही। ये डिफाइन होती है आपके मेटल्स के बीच में, ठीक है। और थर्ड वन जो आती है आपकी आती है वंडरवॉल रेडियस। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि जो आपकी नोबल गैसेस होती है उनके लिए हम, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, उनके लिए हम वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपकी नोबल गैस है उनके लिए आप वंडरवॉल गैस को डिफाइन करोगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके केस में भी हम वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इस 3 टाइप की आपकी क्या होती है, रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। जो तीनों टाइप की रेडियस को अपने को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एक एक करके तीनों टाइप की रेडियस को पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ रेडियस, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, कोवेलेंट रेडियस बनती है आपके कोवेलेंट जो आपके एटम्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड फॉर 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, जिनके बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे नॉन मेटल्स, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंगल एटम के लिए हम रेडियस को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम डिफाइन करेंगे एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के लिए। सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, बट बॉन्डेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा।
तो हम रेडियस को डिफाइन भी किस लिए करेंगे और किस तरीके से करेंगे हम, जब आपका एटम बॉन्डेड की फॉर्म में रहेगा, बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा। देखिए ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका वन एटम, ठीक है, ये दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, तो आपकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ये आपका सेकंड एटम, ठीक है। बॉन्डिंग की प्रोसेस में होता क्या है, एक एटम दूसरे एटम के साथ इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप, ठीक है। इसे आगे चल के आप केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में पढ़ोगे कि ओवरलैपिंग होती क्या है, ठीक है। अभी आप केवल ध्यान रखिए कि दो एटम्स जब बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है, ये है आपका ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम डिफाइन करेंगे कोवेलेंट रेडियस। देखिए कोवेलेंट रेडियस होगी, ये जो न्यूक्लियस है आपका फर्स्ट न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों सेम एटम है आपके, ठीक है ना, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए, ठीक है, क्लियर है। कोवेलेंट रेडियस होगी आपके, ये जो दोनों न्यूक्लियस है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उस डिस्टेंस का हाफ, जो आपकी डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है, ये इसे हम बोलते हैं आपकी कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। हम सिंगल एटम के लिए डिफाइन नहीं कर सकते इसको, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन किया। कैसे करेंगे, दोनों आपके जो न्यूक्लियस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस का हाफ पार्ट क्या कहलाता है, आपका कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर हमें कोवेलेंट रेडियस के बारे में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और वी कैन से द हाफ ऑफ द half of the internuclear distance between two covalently bonded atoms। आपकी कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, ये है डिस्टेंस ए, ठीक है, उसका हाफ, दोनों आपके एटम सेम है, ए है, ठीक है। द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, जैसे ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, और ये भी आपका क्लोरीन है, ठीक है। हमें अगर क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करनी हो तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस उसका हाफ, ये होगी आपकी कोवेलेंट रेडियस, दैट इज इक्वल टू आपका कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या डिफाइन कर सकते हो, आप कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके दूसरे टाइप की रेडियस, दैट इज मेटेलिक रेडियस, ठीक है। ओके तो अब हम पढ़ते हैं आपकी सेकेंड टाइप ऑफ रेडियस, दैट इज मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस जो होगी आपके, जो आपके मेटल एटम्स होंगे, ठीक है ना, उनके लिए डिफाइन होगी, ठीक है। मेटेलिक रेडियस, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड फॉर मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए ये आपके एक मेटल, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो बुक्स में क्या है, कभी कभी ऐसा बताया जाता है, ठीक है ना, कि जो दो मेटल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, ठीक है, और इसके थ्रू आपके मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो आप देखोगे
कि ओवरलैपिंग होती है हमेशा, और ओवरलैपिंग के थ्रू ही, जो हम आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, कि ओवरलैपिंग के थ्रू ही आपके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल टच नहीं करते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होगी, जो हमने कोवलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग देखी थी, ठीक है ना, वो ज़्यादा थी। इस केस में क्या होगी, ओवरलैपिंग आपकी उससे कम होगी। ये उसका न्यूक्लियस, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होगी, बट कभी कभी बुक्स में टच करके भी उसको दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग इज स्मॉलर देन, ओवरलैपिंग इज स्मॉलर देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, और वी कैन से कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है ना, उससे कम ओवरलैपिंग होती है, बट थोड़ी सी ओवरलैपिंग इसमें होती है, हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। बाकी डिफाइन हम वैसे ही करेंगे, जो आपके जो दो न्यूक्लियस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का क्या कर लो आप, हाफ कर लो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, आपका मेटेलिक रेडियस, क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस, ठीक है, ये होती है आपकी मेटेलिक रेडियस। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two metallic elements bonded through metallic bonds, ठीक है। द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इसका हाफ बिटवीन टू मेटेलिक एलिमेंट्स बॉन्डेड थ्रू मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आपकी मेटेलिक रेडियस, ठीक है। बस ओवरलैपिंग का आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंट में हाईएस्ट होती है, ठीक है, इसके बाद होती है आपके मेटेलिक में हल्की सी कम होती है, ठीक है, उससे कम होती है कंपैरिजन में। कहीं कहीं बुक्स में आपको टच करके भी मिलेगा है जो मेटल्स है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में थोड़ा सा ओवरलैपिंग शो करते हैं, कहीं कहीं टच करके भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि बॉन्डिंग होगी तो थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं आपकी थर्ड रेडियस, दैट इज वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपकी वॉन डेर वाल रेडियस, थर्ड जो आपकी है दैट इज वॉन डेर वाल रेडियस। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वॉन डेर वाल रेडियस आपके नोबल गैसेस के लिए अप्लाई होती है, और आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। कैसे होती है वो हम देखते हैं। थर्ड है आपकी वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो वॉन डेर वाल रेडियस जो आपके नोबल गैसेस होती है ना, उनके बीच में क्या होती है, वो बॉन्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है नोबल गैसेस, ठीक है। उनमें क्या है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वो होता है आपका वॉन डेर वाल फोर्स, वीक फोर्स होता है ये भी आप पढ़ोगे आगे चल के, या फिर आपने पढ़ा होगा, शायद सुना होगा कि जो आपकी नोबल गैसेस होती है उनके बीच में वॉन डेर वाल फोर्स ये एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो वर्क करता है, ठीक है ना। ये बॉन्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती, नोबल गैसेस होती है आपको पता होगा नोबल गैसेस बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करती, ठीक है ना। पर उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम नाम बोलते हैं आपका वॉन डेर वाल फोर्स। ये एक वीक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है ना। तो वॉन डेर वाल फोर्स जो होता है आपका, ये एक वीक फोर्स होता है, ठीक है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है।
ठीक है। और ये वर्क कहाँ करता है, ये आपका वर्क इन नोबल गैसेस, ठीक है। जो आपकी नोबल गैसेस होती है वहाँ पे ये वर्क करता है, और साथ में ही आपके वर्क करता है आपके नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है ना। वो अभी हम देखते हैं कैसे करता है। नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस के केस में वान डेर वाल्स फोर्स वर्क करता है, ठीक है। ये आपका हीलियम का एक एटम, ठीक है, कोई भी नोबल गैस मान लीजिए आप, ठीक है, उसका एक एटम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग नहीं होती है, क्या नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग की प्रोसेस होती नहीं है, ठीक है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक्स में इसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, कहीं कहीं बुक्स में इसको थोड़ा सा दूर बनाया जाता है, ठीक है, इसको दूर बनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसको थोड़ा सा टच करके भी बनाया जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है बट हल्का सा टच करके बनाया जाता है, ठीक है ना। इनके बीच में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इसलिए ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि ये जस्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है ना, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, क्लियर है, बिल्कुल भी। वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, ठीक है। और ये जो हम डिफाइन करते हैं आपके लिए वान डेर वाल्स रेडियस, ये डिफाइन करते हैं हम सॉलिड स्टेट में, किसमें, सॉलिड स्टेट में हम लिख सकते हैं वान डेर वाल्स रेडियस इज डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। और सॉलिड स्टेट में जब आप किसी भी गैस को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को लाओगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, तो वो एक दूसरे के सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं, ठीक है ना, तो दूर नहीं रह सकते, ठीक है ना, वो क्लोज रहेंगे, ठीक है, इसलिए इनको टच करके भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग नहीं होती है यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। बट एक सॉलिड स्टेट में ये क्या है, दूर भी नहीं रह सकते, सॉलिड स्टेट में एकदम क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, बिल्कुल एकदम टच किए हुए, ठीक है। और रेडियस है वही सेम टू सेम है आपकी, अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये जो डिस्टेंस होगी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, उसका आप हाफ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हाफ। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, आपकी वान डेर वाल्स रेडियस, ये होगी आपके वान डेर वाल्स रेडियस, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, वान डेर वाल्स रेडियस। इसको अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज the half of the internuclear distance। अब ये क्या है, बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको नॉन बॉन्डेड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नॉन बॉन्डेड कंडीशन। वान डेर वाल्स रेडियस, ये आप लिखिए नॉन बॉन्डेड कंडीशन, नॉन बॉन्डेड कंडीशन, ठीक है ना, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सो द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम is known as van der Waals radius, van der Waals radius, ठीक है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इसे हम बोलेंगे आपकी, जो आपके नॉन बॉन्डेड कंडीशन में, उसे हम बोलेंगे आपकी वान डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। ये तो हुई आपके नोबल गैसेस के लिए, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं किसके लिए, कोवेलेंट के लिए भी, ठीक है ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए भी, जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन, अगर उसके लिए हमें वान डेर वाल्स रेडियस डिफाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये आपका एक क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन में आपके ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये आपका एक क्लोरीन है, ठीक है। ये जो रेडियस होती है जो मैंने आपको बताया अभी, इनकी हाफ, ये तो होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस, क्या होती है आपकी, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। वान डेर वाल्स रेडियस को डिफाइन करने के लिए हमें एक और मॉलिक्यूल चाहिए, क्लोरीन का ही, ठीक है, क्योंकि वान डेर वाल्स रेडियस डिफाइन किसके लिए होती है, नॉन बॉन्डेड के लिए, ठीक है। तो एक और क्लोरीन एटम लिया हमने, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस। अब
इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो होता है आपका नॉर्मल वीक फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स। इस कंडीशन में हम इनके लिए वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका हाफ कर दीजिए आप, ठीक है। ये थोड़े से क्लोज रहेंगे, ठीक है ना, ये मैंने डायग्राम में थोड़ा दूर बनाया बट ये थोड़ा सा हल्का सा क्लोज रहेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इस डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट है, ये हाफ और ये हाफ, ठीक है, ये होती है आपकी वंडरवॉल रेडियस। क्या होती है? वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। नॉर्मली पूछा जाए तो वंडरवॉल रेडियस आपके किसके लिए एप्लीकेबल है? नोबल गैस के लिए, ठीक है। बट आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी अगर आप वंडरवॉल रेडियस डिफाइन करना चाहो तो कर सकते हो। उसके लिए आपको 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे जो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में हो। ये तो आपके बॉन्डेड कंडीशन में है, ये भी आपके आपस में बॉन्डेड है। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में नॉन बॉन्डेड कंडीशन में, ठीक है। तो इनके लिए हम वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी, क्लियर है। तो ये हुई आपकी तीनों टाइप की रेडियस, दैट इज कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में आपने देखा कि जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम, ठीक है। मेटेलिक रेडियस में आपके ओवरलैपिंग जो होती है कम होती है, ठीक है। जबकि वंडरवॉल रेडियस में आपके ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस में कौन सी रेडियस है जो सबसे बड़ी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? इसे एक बार आप नोट कीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आपके जो वंडरवॉल रेडियस है उसमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी? देखिए, हमने कोवेलेंट रेडियस देखी थी, ठीक है, इस टाइप की थी, ठीक है, ये उसमें ओवरलैपिंग थी, ये आपका इंटर न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस, ठीक है। एक हमने देखी मेटेलिक रेडियस, ठीक है, जहाँ पे होती है ओवरलैपिंग बहुत कम, ठीक है, ठीक है। एक हमने देखी आपके ये वाली वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी और कौन सी कम होगी। एक तो ये रेडियस है आपकी, ठीक है, एक आपकी ये रेडियस हो गई और एक आपकी ये रेडियस है, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो आपकी रेडियस है वंडरवॉल रेडियस, ये सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, एटम्स एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये है मैक्सिमम। इसके बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो रही है, तो अगर मैं इससे और इसमें कंपैरिजन करूँ आपके मेटेलिक रेडियस में और वंडरवॉल में, तो मेटेलिक रेडियस में क्या है, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। इस वजह से ये जो डिस्टेंस है थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर मैं नॉन मेटल, ये आपके मेटेलिक और कोवेलेंट में अगर बात करूं, तो कोवेलेंट में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए ये जो डिस्टेंस आ रही है हाफ, ये उससे भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि वंडरवॉल रेडियस जो होती है, वंडरवॉल रेडियस वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, वो हाईएस्ट होती है। उसके बाद होती है आपके मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ठीक है, और लास्ट में आपकी आती है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। ये ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर है। तो ये थी आपकी 3 टाइप की रेडियस जो हमें पढ़नी थी, ठीक है। अब देखिए रेडियस तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब इनका इफेक्ट क्या होता है? इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली जनरल एटॉमिक रेडियाई को ही बोलते हैं, ठीक है। जनरल जब भी हम बात करते हैं किसी भी एटम के लिए हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। अगर वो आपका नॉन मेटल हुआ तो उसके लिए कोवेलेंट रेडियस डिफाइन होगी, अगर वो मेटल हुआ तो मेटेलिक रेडियस हो जाएगा, और अगर नोबल गैस हुई तो एटॉमिक रेडियाई मतलब आपकी वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई का हमें वेरिएशन देखना है, जैसे पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें टॉप टू बॉटम जाने पे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियाई का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना।
तो पीरियोडिक टेबल में इसका क्या रोल है एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है, वो सब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इन सबको नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक आपकी रेडियाई है, ठीक है ना, वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक ही फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो आपने पढ़ा, दैट इज जेड इफेक्टिव, ठीक है। देखिए हम देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ठीक है। और हम एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियस और आपके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये है मान लो आपका जेड इफेक्टिव, ठीक है। अब मैं ये आपको कहूँ कि जेड इफेक्टिव का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अगर मान लो जेड इफेक्टिव कम है, मतलब न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करेगा या बाहर जाने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है, ठीक है। वहीं अगर मैं कहूँ आपको जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी अंदर की तरफ आएगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये डिस्टेंस डिक्रीज होगी, मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। अगर जेड इफेक्टिव कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं आपके कि ये जो आपका जेड इफेक्टिव है, दैट इज हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। मतलब अगर आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करेगा, रेडियस इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये एक फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब देखिए इस फैक्टर का इफेक्ट क्या पड़ता है, इस फैक्टर का इफेक्ट क्या पड़ता है आपका, वो हम देखते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, इस फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट मूव करने पर या टॉप टू बॉटम मूव करने पर एटॉमिक रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में आपका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वेरिएशन आते हैं, ठीक है ना, इस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। देखिए इसमें हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो लेफ्ट टू राइट और एक टॉप टू बॉटम में, ठीक है ना। फर्स्ट क्या रहेगा आपका, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई when we move from left to right। हम अगर लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियाई पे, ठीक है। देखिए पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, फिर आता है आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। इस तरह से आपके एलिमेंट्स आते हैं। ये आपका फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट पीरियड होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, लिथियम, ये आपका लिथियम एटॉमिक नंबर 3,
ठीक है, ये आपका फर्स्ट पीरियड, ये आपका सेकंड पीरियड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए फर्स्ट में, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया लिथियम के लिए बात करें, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास। बेरिलियम पे जाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरोन पे जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन पे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बट वो सेम सेल में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे ये n बराबर 1 है, ठीक है, और ये n बराबर क्या है 2। ये सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकंड शेल में आपके क्या होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके प्रोटॉन भी बढ़ रहे होंगे न्यूक्लियस में, सही बात है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं आपके सेम शेल में। और आपके यहाँ पे आपके न्यूक्लियस में भी क्या होते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं आपके, ठीक है ना, ये तो एक बड़े रीजन में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, जबकि आपके जो प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं वो आपके न्यूक्लियस के छोटे रीजन में ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है ना, when we move from left to right, number of electrons as well number of protons increase। आपके प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं और आपके इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपके प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके ज़्यादा पोर्शन में, ज़्यादा बड़े पोर्शन में, सेम शेल है, शेल तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जबकि आपका अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स दैट इज जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ स्मॉल रीजन में होते हैं, ठीक है ना, तो हम कह सकते थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कर लेते, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक आपके लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है, वहीं आपके प्रोटॉन्स जो है एक स्मॉलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है चार्ज का वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा लगता है, न्यूक्लियस का चार्ज का होगा ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो ये जो जैसे जैसे आपके लेफ्ट टू राइट में मूव करते जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा दैट इज जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो अभी आपने देखा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। वही सेम फंडा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। इसी को आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, ठीक है। द इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव इज मोर, जेड इफेक्टिव में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट उतना नहीं रहेगा क्योंकि वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है ना। द इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव इज मोर, ठीक है। सो द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस कंटिन्यूसली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी पीरियड की बात करें हम, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। हम लिख सकते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियाई मतलब एटम का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, रेडियस डिक्रीज हो रही है, इसलिए इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है ना। ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीज है
जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके सेम शेल में एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना, सेम शेल में। अगर मान लो ये यही इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में एंटर होते हैं, थर्ड शेल में, ठीक है, यहाँ पे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी सेल की साइज बढ़ जाती है, थर्ड सेल हो जाता है, साइज बढ़ जाती है, तो उस केस में आपकी साइज इंक्रीज होती है। बट क्योंकि आपके सेम सेल में एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आपका जेड इफेक्टिव का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा शेल होता, नेक्स्ट शेल में एंटर होता, तब साइज आपकी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम कंपेरिजन करें साइज का, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें साइज का, तो सब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगी, साइज डिक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा लफड़ा है, ठीक है। नियोन आपकी नोबल गैस है, और नोबल गैस के लिए हमने अभी डिफाइन किया था कि हम वंडरवॉल रेडियस डिफाइन करते हैं, जो कि सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो किसी भी एक पीरियड में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी भी एक पीरियड में वंडरवॉल जो आपकी नोबल गैस है, ठीक है ना, उसकी जो रेडियस होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। इवन ये आपकी लिथियम, जो लिथियम की सबसे हाईएस्ट है, उससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नियोन, ठीक है। नोबल गैस की जो साइज होती है एटॉमिक रेडियाई, वो अपने पीरियड में सभी के लिए, ये आप फर्स्ट पीरियड ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, फिफ्थ ले लो, कोई सा भी पीरियड ले लो, नोबल गैस की एटॉमिक रेडियाई आपकी अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम आपके वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, और वो होती है सबसे मैक्सिमम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी सबके लिए सेम ऑर्डर, नियोन को आगे ले लेना आपको, क्लियर है, ओके। ये तो हमने देखा वेरिएशन कहाँ पे, आपके जब लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं क्या हो, अगर हम टॉप से बॉटम में मूव करें, ठीक है, तो हम एटॉमिक रेडियस का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देखते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अगर हम टॉप से बॉटम पे की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या होगा, ठीक है। देखिए सेकंड आपका क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, देखिए देखिए वही सेम आपका न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर। ये आपका फर्स्ट शेल, इसे हम बोलते हैं के, ठीक है। ये आपका सेकंड सेट एल, ये आपका थर्ड शेल, ये आपका फोर्थ सेल, ये आपका फिफ्थ सेल। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये फर्स्ट शेल की इतनी सी है, ठीक है, ये सेकंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कोई ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं, ठीक है। जैसे आपका लिथियम है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका थर्ड पीरियड का, ठीक है, ये आपका फोर्थ शेल का पीरियड, ये आपका फिफ्थ का, और ये आपका सिक्स सेल का एटम है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लिथियम से सोडियम की तरफ मूव है, लिथियम से सोडियम, तो ये आपका क्या है, सेकंड से आप डायरेक्ट कहाँ जा रहे हो, थर्ड शेल में। ये आपके फर्स्ट शेल, ये आपका सेकंड शेल, सेकंड से आप कहाँ जा रहे हो, थर्ड शेल में। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। सोडियम से अगर आप पोटेशियम आते हो, थर्ड से फोर्थ, थर्ड से आप जा रहे हो फोर्थ में, फिर आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज होती है यहाँ पे कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पे आप, क्योंकि जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे आपका पीरियड चेंज होगा, ठीक है ना, मतलब शेल नंबर चेंज होगा, मतलब एक नेक्स्ट शेल में आप एंटर कर रहे हो, ठीक है ना, इसलिए आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic radii increases
ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर। आपका शेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी शेल बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से आपकी एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर, ठीक है। तो वहीं अगर हम कंपैरिजन करें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम से, तो आप बताइए मुझे किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही, सीजियम की, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम एंड देन आपका सोडियम एंड लिथियम, ठीक है। ये ऑर्डर आपका रहेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें थी, क्लियर हो गई आपको कि एटॉमिक रेडियाई का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आपकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं जो हम एंटर करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट जो एंटर होगा, जैसे लिथियम से नेक्स्ट एलिमेंट आपका सोडियम एंटर हुआ, वो आपके नेक्स्ट शेल में एंटर होता है, ठीक है। तो शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट मूव करते थे हम, शेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा था, सेम शेल में आपके इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे थे, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था। यहाँ पे आपके शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये है दो ट्रेंड आपके, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। क्या हो अगर हम डायगोनल चले, ठीक है, वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, साइज क्या होती है, या एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई को साइज भी बोला जाता है, ठीक है ना। साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्लियर है। वहीं अगर हम टॉप टू बॉटम चलें तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगी, क्लियर है। जैसे ये आपका लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। फिर आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लियर है। लिथियम से बेरिलियम, बोरोन की तरफ आप मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट, ये आपका लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है आपके, डिक्रीज हो रही है। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करो, टॉप टू बॉटम, यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज हो रही। एक फैक्टर तो आपका इंक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लो हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ मूव करें, लिथियम से मैग्नीशियम की तरफ मूव करें, तो ये तो फैक्टर है, क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट वाला डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। टॉप टू बॉटम की वजह से क्या हो रही, इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं, और ये ऐसा होता भी है कि जब आपका एलिमेंट, या जब हम लेफ्ट टू राइट की और टॉप टू बॉटम की जगह डायगनली मूव करते हैं, जैसे लिथियम से मैग्नीशियम या आपके बेरिलियम से एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे साइज जो होती है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। इसे हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं हम, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है, लिथियम और मैग्नीशियम, साइज ऑफ लिथियम किसके इक्वल हो जाती है, आपके मैग्नीशियम के, और साइज ऑफ आपके बेरिलियम ये किसके इक्वल हो जाती है, आपके एल्यूमिनियम के, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये आपका सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड, ठीक है, ये आपका थर्ड पीरियड, ठीक है। तो ये जो आपका रिलेशन लगता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये केवल आपके सेकंड और थर्ड पीरियड के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। क्योंकि थर्ड के बाद आपके डी ब्लॉक आ जाता है बीच में, ठीक है, तब वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है ना, एप्लीकेबल ओनली और अप्लाइड ओनली ऑन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है और डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, लिथियम और मैग्नीशियम की साइज स्मॉल हो जाती है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की साइज स्मॉल हो जाती है, वैसे आगे, ठीक है ना। केवल और सेकंड और आपका थर्ड, केवल सेकंड और थर्ड पीरियड में ही ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। एक बार आप इन सबको नोट कीजिए।
ओके। तो देखिए आज हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी आपकी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, आपकी एटॉमिक रेडियस थी कोवेलेंट, ठीक है, मेटेलिक और आपके वंडरवॉल जो रेडियस थी, वंडरवॉल रेडियस सबसे हाईएस्ट होती है, उसके बाद आपकी मेटेलिक और उसके बाद आपकी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। वो चीज़ हमने देख ली और उसके बाद हमने देखा कि कैसे आपके पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन होता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम मूव करने पर आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो वेरिएशन है ना, ये रेगुलर वेरिएशन है, ठीक है ना, जो हमने देखे, ठीक है। बट इनमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी भी आती है, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहते हैं। मतलब कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि आप हमेशा टॉप टू बॉटम मूव करें तो साइज बढ़ेगी सी, कभी डिक्रीज भी हो सकती है। लेफ्ट टू राइट मूव करें तो डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज भी हो सकती है। तो ये इरेगुलरिटीज़ भी आती है, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्शन, जिन्हें हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, इस लेक्चर को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।